हमारे साथ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव है। हम चाहेंगे कि इन चीजों को लेकर। थैंक यू। शुक्रिया लला जी। बैठ के बोल दीजिए। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मैं अपनी बात की शुरुआत दो कहानियों से करना चाहता हूं। पहली कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो गुजरात में पैदा हुआ, जिसने बचपन में एक बार देखा कि तालाब में मगरमच्छ भगवा झंडे को लेकर के डुबो रहा था। वो बच्चा तालाब में कूद करके मगरमच्छ से लड़ते हुए भगवा झंडे की रक्षा कर लेता है। कुछ दिन बाद वो बच्चा स्टेशन पर चाय बेचता है और उसके बाद 35 साल की लंबी तपस्या पर निकल जाता है और फिर वो स्वयं सेवक बन करके इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। और प्रधानमंत्री बनने के बीच में, प्रधानमंत्री बनने के बाद पता चलता है कि अमीर ने अपने दिल्ली विश्वविद्यालय से एक डिग्री भी हासिल किया होता है जो कि फेक होती है। ये कोई कहानी नहीं, 2025 या 2030 में क्लास 1 के टेक्स्ट बुक में लगा हुआ पहला चैप्टर हो सकता है। और दूसरी कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो उत्तराखंड में पैदा होता है, जो कुछ दिन बाद अपना कहानी सुनाते हुए कहता है कि वो अपनी बड़ी बहन की उंगली पकड़ करके स्कूल पढ़ने जाया करता था, मगर वो अच्छी तालीम नहीं पाता है तो सन्यासी बन जाता है, अपना नाम बदल देता है। और फिर कुछ दिन बाद वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठता है और सबसे पहला काम ये करता है कि देश में अब कोई पढ़ने ढंग से न जा पाए, सारे स्कूल के मास्टरों को अपनी रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए, सारे स्कूल के मास्टरों और शिक्षक शिक्षिकाओं को रंगोली बनवाने के लिए, और उसके बाद जो लोग बचे उनसे वो सारे काम करवाने के लिए जो शिक्षा के बिना दूसरे काम हो सकते हैं। और फिर एक दिन वो बैठ करके कुर्सी पर कहता है कि शिक्षकों की जरूरत क्या है, और वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। ये उस चैप्टर का दूसरा अध्याय हो सकता है उस क्लास का। असल में नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसी दिशा में जा रही है जो आपको गलत इतिहास पढ़ाएगी। जब लाल किले की प्राचीर से लेकर संसद के गलियारों तक झूठ बोला जा रहा हो, तो फिर ऐसी शिक्षा की जरूरत ही क्या है जो सच पर जोर देती। एक जमाने में निदा फाजली ने लिखा था कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। आज कुछ लोग जब इस मुल्क के हुक्मरान बने तो उन्होंने ये सोचा कि 4 किताबें पढ़ने का मौका तो हमें मिला नहीं, हमने नफरत फैलाकर इस देश में कुर्सी हासिल की, और उस नफरत के खिलाफ जो हमने झूठ बोला था चुनाव प्रचार के दौरान, उस झूठ के खिलाफ जो सबसे मुखर आवाजें आई वो देश के विश्वविद्यालयों से आई। इसलिए उन्होंने शिक्षा को, विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने का सबसे प्राथमिक जिम्मा बना लिया, और उसका एक मुकम्मल दस्तावेज है नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये वही शिक्षा नीति है जो ये सुनिश्चित करेगी कि हम सबको पढ़ने का मौका न दें। क्या पढ़ाया जाएगा, मैंने सिलेबस की एक वानगी बताई है। आप हरियाणा राज्य का एक फरमान देखें जिसमें गीता का एक अध्याय पढ़ाने जाने का फरमान जारी कर दिया गया। जब गीता पढ़ाई जाएगी, जब वेद पढ़ाए जाएंगे, तो फिर चांद सितारों की बातें क्या होंगी? फिर वो झूठ कैसे चलेगा कि नाली के गैस से भी चाय बनती है? बादल आ जाए तो रडार काम नहीं करता। गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी है। असल में जो एजेंडा है एक मूर्खों की भीड़ जमा करने का, जिसे अचानक एक दिन समझाया जाए कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, सड़क पर उतर करके हिंसा करनी। वो उत्तराखंड और हरिद्वार में जब धर्म सभा करें और ये कहें कि हमें लोगों को काटना भी पड़े,
तो हम काटेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। उस पूरे एजेंडे में अगर कोई बाधा है तो वो है शिक्षा। इसलिए शिक्षा के लिए एक मुकम्मल दस्तावेज लाया गया है और इस दस्तावेज ने यह सुनिश्चित किया, मैं एक दो किस्से और सुनाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कोविड काल में कुछ काम किए संसद को बाईपास करके, जिसमें से किसानों के 3 बिल आए। तो उस बिल के तुरंत बाद ऐसा नहीं था कि मंडियां बिक गए थे और एंकर मीडिया में बैठ करके जो लोग वो किसानों से पूछते थे कि कोई मंडी बिकी तो नहीं, आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने यह समझा और समझाया कि जो नियम आया है आज नहीं कल उससे ये मंडियां बिक जाएंगी और हमारे खेत तक बिक जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, ये दस्तावेज वही कहता है कि आज नहीं कल ये सारे सरकारी स्कूल, सारे सरकारी विश्वविद्यालय बिक जाएंगे और शिक्षा तक एक व्यापार बना दिया जाएगा। हमें उस किसान आंदोलन से अगर सीख लेनी है तो वो यही कि अगर वो अपनी बात इस पूरे मुल्क को समझाने में कामयाब हो गए तो शिक्षा की बात शिक्षक, छात्र और शोधार्थी नहीं समझा पाएंगे, फिर तो हमें शिक्षक, छात्र और शोधार्थी होने का भी कोई अर्थ नहीं। और दूसरी बात, इस कोविड काल में इस बिल को ले आया गया, एनईपी पास करा लिया गया, देश में सब कुछ खुल गया, चुनावी रैलियां करके चुनाव कर लिया गया, लेकिन डीयू जेएनयू आज भी बंद है। वो इसीलिए क्योंकि जो काम अभी आज यहां हो रहा है वो कल डीयू और जेएनयू में होगा, आप बस उसे डिले कर रहे हैं, आज नहीं कल होगा। और नई शिक्षा नीति के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय से हम लोग जुड़े हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ तो बहुत पहले से ललिता मैम बैठी हुई है, लगातार इस तरह के शिक्षक प्रधानों को खिलाफ आवाज उठाते रहा। तो अब आपने किया क्या? उस समय जो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे उन्होंने कहा था कि ज्योतिष विज्ञान विज्ञान से भी बड़ा विज्ञान। उन्होंने कई दर्जन किताबें लिखी थी। अब पता नहीं उनकी मेरिट कैसी कम रह गई कि उनको अगली बार एनएफएस कर दिया गया, उनको नहीं बनाया गया मंत्री, अब बेचारे चले गए वापस, तो वो नॉट फाउंड सुटेबल हो गए। अब एक नए शिक्षा मंत्री आए हैं, तो उस समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वो वाक्य मैं यहां दर्ज करना चाहता हूं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रधानमंत्री जब ये बोलता है कि हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे एनईपी के जरिए, और उस स्किल में वो जो स्किल गिनवा रहा है वो कह रहा है कि हम पंचर बनाने का, टोटी बनाने का, कुम्हार का, लकड़ी का, लोहे का जो स्किल है वो डेवलप करेंगे ताकि प्लम्बर की जरूरत हो तो आपको खोजना ना पड़े। मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं कि इस देश के कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, इन सारी जातियों के लोग तो पुश्तैनी रूप से वो स्किल डेवलप करके अपने बच्चों का काम करते थे और उस पेशे को जीते थे। लेकिन जब उनकी जेब में 1 रुपया बचता था तो वो चाहते थे कि वो स्कूल जाए, वो विश्वविद्यालय जाए। ये एनईपी वापस उस तबके के लोगों को उसी स्किल डेवलपमेंट के नाम पर वो इसी पेशे में ढकेलना चाहती, उनसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ब्यूरोक्रेट बनने का हक छीनना चाहती। ये इसमें खतरा। नए स्कूल खोले जाने थे, जब उस समय मंदिर बनाने के लिए आंदोलन हो रहा है कि अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी। मेरे अपने उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ और उसमें आरक्षण खत्म कर दिया, 3.8% पिछड़े वर्ग के। और जब शिक्षक अपनी नौकरी मांगने जा रहे थे उनको लाठी मारा। दूसरा काम क्या किया उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण था, आज उत्तर प्रदेश के 2 विश्वविद्यालय ऐसे, गोरखपुर विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहां पर जो शिक्षक आवाज उठा रहे थे उनके ऊपर मुकदमा कर दिया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, उनको सस्पेंड कर दिया। और आप जब उस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे तो वो लोग लड़ने और बोलने वाले लोग। मैं इस मंच से अपने प्रोफेसर हनी बाबू को याद करना चाहता हूं, उमर खालिद को याद करना चाहता हूं, प्रोफेसर आनंद तेलतुमरे को याद करना चाहता हूं। और इसलिए क्योंकि विश्वविद्यालय होने का मतलब यह था डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन। और वहां से आप नई शिक्षा नीति, ऑनलाइन एजुकेशन, तो पहले से तय हो गया कि सबसे पहले इसके हाथ से छीनेगा किसका मौका, तो वो मौका इन्हीं के हाथ से छिनेगा और ये सारे लोग वापस जाएंगे। और नई शिक्षा नीति में मैं आखिरी किस्सा सुना के बाद खत्म करता हूं। हम लोग ऐसे लगता है कि मोबाइल को पढ़ा रहे हैं। 2 किस्से हैं मेरी अपनी क्लास के। पहले तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 50 लोग अगर उस क्लासरूम में है तो 25 आते हैं। और एक बार सोशल ऑडिट करिए कि वो 25 बच्चे जो क्लास ऑनलाइन नहीं ले पा रहे वो किस तबके से हैं।
वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर, वो अपने आप दूर हो गए, एक्सक्लूड हो गए। तो ये एक्सक्लूजन का एक जरिया है। एक बच्चे को मैंने कहा कि तुम माइक ऑन करके इस बात का जवाब दो, और उसके पीछे से आवाज आ रही थी मशीन की। तो मैंने उससे पूछा तुम कहां हो, तो वो कह रहा है कि मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूं और यहीं से आपकी क्लास लेगा। वो आखिरी है जो यहां फैक्ट्री में काम करते हुए भी क्लास ले पा रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर कोई ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को नहीं भेजे। और दूसरा बच्चा हर 2 मिनट पे अपने माइक ऑन करके कोई ना कोई सवाल का जवाब देने लगे। तो मैंने उससे पूछा कि तुम इतना क्यों बोल रहे हो, दूसरों को मौका दो। तो उस बच्चे ने कहा कि देखिए सर, मैं बहुत देर तक अगर मोबाइल लेके बैठा रहता हूं तो मेरी मां को लगता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, मोबाइल चला रहा हूं, इसलिए कोई ना कोई काम लगा देती है मुझे, इसलिए मैं बीच में बोलते रहता हूं ताकि उन्हें भी लगे कि मैं क्लास ले रहा हूं। आप मजाक बना रहे हैं दरअसल पूरी शिक्षा व्यवस्था का। और इसके जरिए आपने जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात है इस मन से की गई होगी, आप एक नई वर्ण व्यवस्था लागू कर रहे हैं। ए ग्रेड के विश्वविद्यालय सबसे टॉप के इस वर्ण व्यवस्था में होंगे। वहां कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा ग्रेडेड ऑटोनॉमी से, वो ए ग्रेड के विश्वविद्यालय। A++ वो सारे ऑटोनॉमस हो जाएंगे। बी ग्रेड, सी ग्रेड। मैं तो चिंता करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब रामराज आ गया है तो वहां का कौन सा विश्वविद्यालय A++ होगा। वहां तो इमारतें हैं, केवल शिक्षक है नहीं। तो वो जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी थी और उसके जरिए जो एक्सक्लूजन था, 45,000 डिग्री कॉलेजों को बंद करके आप 15,000 डिग्री कॉलेज करने वाले हैं। आप स्कूलों को बंद करके मेटा स्कूल खोलने वाले हैं। अब हमने सर्व शिक्षा अभियान के जरिए ये कोशिश की कि गांव के सबसे नजदीक में स्कूल हो, ताकि सबसे कमजोर तबके के बच्चे भी स्कूल जाएं। और वहां मिड डे मील में जाति देख करके कि वो भोजन बनाने वाले की जाति दलित है और बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, उस जगह पर आप कल्पना कर सकते हैं कि मिडिल स्कूल में कोई पढ़ने जाएगा। विश्वविद्यालय और स्कूल बर्बाद किए जा रहे हैं ताकि मंदिर की लड़ाई मजबूती से लड़ी जा सके। इसलिए मेरी अपील है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि अगर आप किसी भी तरह से आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में कहा था कि आप अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च करिए और शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी। ज्योतिबा फूले ने हंटर कमीशन के सामने जो रिप्रेजेंटेशन दिया था 1882 में, उसमें उन्होंने कहा था इस देश में अगर सबसे वंचित तबके को आप मुक्ति देना चाहते हैं तो उनको शिक्षित करिए और उसकी जिम्मेदारी शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की हो। आज वापस मनुस्मृति के देश में हमको ले जाने की कोशिश है और यह सबसे खतरनाक दस्तावेज एनईपी है। इसलिए किसानों के आंदोलन से सीख लेते हुए उससे बड़ा आंदोलन इस देश में नई शिक्षा नीति को बचाने के लिए खड़ा करना होगा, वरना इस गुनाह में हम इसलिए शरीक होंगे क्योंकि हम वो आखिरी पीढ़ी होंगे जो इस तरह के एजुकेशन सिस्टम का लाभ तो ले पाए थे लेकिन हम उसे बचाने में कामयाब नहीं हो सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। मंच से इन्वाइट करने के लिए मुझे शुक्रिया। सारे एजुकेशनल सांसद इनके बीच में कह रही हूँ, मैं एक पेशे से पत्रकार हूँ, तो हमारी ट्रेनिंग ही इस तरीके से होती है कि कि पहले उसको एक ये जो एनईपी जो डॉक्यूमेंट आया है, जब से मैंने उसको कवर करना शुरू किया था, जब ये ड्राफ्ट स्टेज पर था, तब से एक डिस्टेंस मेंटेन करके कि देखना चाह रहा था कि किस तरीके से लोग इस पे रिएक्ट कर रहे हैं, जब आ रहा है किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक सारे जो यहाँ पर मंच पे बैठे हुए हैं वो पूरी तरीके से इस डॉक्यूमेंट पे इन्वेस्टेड है और उनकी टेक्निकलिटीज के बारे में बहुत अच्छा बोलेंगे। लेकिन मेरे लिए जो प्रमुख जो सवाल थे वो ये थे कि ये क्या कह रहा है एनईपी और आज के कॉन्टेक्स्ट में इसके क्या मायने। तो जिस तरीके से ये एनईपी के डिबेट आगे आगे बढ़ा, कुछ लोग विरोध में बात कर रहे थे, कुछ लोग समर्थन में बात कर रहे थे, तो उसमें दो चीजें बातें एकदम सामने जो आई कि इसका समर्थन कौन कर रहे हैं। इसका समर्थन ये कर रहे हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या संघ एफिलिएट, जितने भी जो राइट विंग एजुकेशन और राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है जिनका बहुत ज्यादा एजुकेशन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। और वो जो दूसरा जो ग्रुप है जो इसको बहुत जोरों शोरों से एनईपी को वेलकम कर रहा था, वो है कॉर्पोरेट ग्रुप्स।
तो ये दोनों, और विरोध में कौन खड़े थे? विरोध में जो टीचर स्टूडेंट्स जो जिंदगी भर एजुकेशन, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्टेड रहे हैं, वही उसके विरोध में खड़े हैं और उन एनईपी के जो अंदर के जो सारी जो बातें हैं, जो टेक्निकलिटीज है, उसको हाईलाइट कर रहे थे। तो ये सीधा सीधा एक तरीके से मेरे लिए एक सीधा एक पैटर्न बन गया था कि क्यों ये लोग कर रहे हैं इसका समर्थन, और क्यों जो जिंदगी भर एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने में जो अपनी सारी जिंदगी लगा चुके हैं, वो क्यों उसका रेजिस्टेंस कर रहे हैं। और इस दायरे के अंदर रहकर मैंने एनईपी को एक तरीके से एनालाइज करने की कोशिश की। तो आप जिस तरीके से एनईपी अगर देखेंगे तो उसमें एक बड़ी डबल एज बात है, जहां पर आप 2000 प्रोफेसर रतन लाल ने ये कहा कि किस तरीके से पुराने संस्कृति जो भारत का प्राइड और 2000 पुरानी साल संस्कृति जो है वो भारत की वापस लाना चाहते हैं, जहां पर ये जो सारी चीजें हैं वो आरएसएस और इस तरीके से जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है उनको पुश करने के लिए कहा गया है। और वहीं पर ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल ग्लोबल पैटर्न्स, 5+3+3+4 4 ईयर मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स और इस तरीके की जो बात कर रहे हैं, तो उसको ग्लोबल पैटर्न के साथ कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स को जो प्राइवेट एजुकेशन जो इंडिया में ला रही है अभी, उसके साथ एक अपने जो डॉक्यूमेंट अलाई कर रहे हैं। तो ये जो पूरा जो इसका जो दोहरा चरित्र है, जहां पर एक तरीके से आप जो सारी रिग्रेसिव बातें जो दक्षिणपंथी ताकतें करती हैं, वहां तो वो है, और उसको इस एजुकेशन मॉडल को किस तरीके से मोनिटाइज किया जाए, किस तरीके से एक तरीके से उससे प्रॉफिट कमाया जाए, उसको भी इस डॉक्यूमेंट में एड्रेस किया गया। तो ये जो ये जो चरित्र है, उससे 4-5 चीजें निकल कर आती हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। मेरे सामने तीन सवाल थे प्रमुख, कि आज जो ये एनईपी लाया जा रहा है, इसका आज के भारत के लिए क्या महत्व है। क्या ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो, जाहिर सी बात है, अगर कोई सरकार लाना चाहेगी तो वो इंडिया के जो अपने जो प्रॉब्लम्स है, जो एजुकेशन सिस्टम में जो आज 70 साल से पूरा नहीं हो पाया है, उसको एड्रेस करना चाहेगी। क्या वो कर रही है? इंडिया का सबसे जो प्रमुख मुद्दा है वो एक्सेस का है, कि सारे जो गरीब हैं, जो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आते हैं, क्या उनको इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से अच्छा एजुकेशन एक्सेस होगा? क्या मतलब अच्छा एजुकेशन हो या ना हो, तो क्या एजुकेशन ही एक्सेस हो पाएगा? क्या वो एनईपी इसको एड्रेस करती है? इस सवाल को मैंने थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश की। दूसरा ये है कि आज के जो कॉन्टेक्स्ट में पिछले जो 10-15 सालों से लगातार जो ये मास एजुकेशन सिस्टम था हम लोग का, कि जहां पर स्टेट की, भारतीय गवर्नमेंट की और सारे स्टेट गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एजुकेशन की जिम्मेदारी उठाएंगे कि भारत जैसे जो लिटरेसी लेवल जहां पर बहुत लो है, उनमें किस तरीके से लिटरेसी बनाया जाए, एजुकेशन किया जाए उनको। तो ऐसे तो भारत का लिटरेसी रेट 77.8% के लगभग है, लेकिन हम जानते हैं कि उस लिटरेसी रेट का क्या महत्व है, कितने लोग उसमें पढ़ सकते हैं। कई सारे उसमें वैसे लोग भी है जो सिर्फ अपना नाम हस्ताक्षर कर सकते हैं, मगर एक लाइन ठीक से पढ़ नहीं सकते। क्या उस क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, कर रहा है ये एनईपी? तो वो भी एक बड़ा सवाल था। प्लस ये जो 15 सालों से धीरे धीरे जो एक प्राइवेट एजुकेशन, जो जहां पर एजुकेशन का जो इनफैक्ट 1970 से कोठारी कमीशन कह रही है कि जीडीपी रेशियो के साथ 6 के मुकाबले 6% एजुकेशन सेक्टर में आना चाहिए। एनईपी जो इतना ग्रैंड डॉक्यूमेंट है, और उसमें क्या इसी मतलब चाहे वो जैसा भी हो, क्या ये सरकार उस एनईपी को इंप्लीमेंट करने के लिए वो 6% इंप्लीमेंट कर रही है, उतना पैसा लगा रही है? तो सारे ही जो ये इसके जवाब निकल कर आते हैं, वो पूरी तरीके से ये बताता है कि ये एनईपी एक हाई ऑन रिटोरिक जैसे लोगों ने कहा, लेकिन एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर इस एनईपी में क्या क्या बातें होती हैं, इसमें कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 2035 तक हम 50% कर देंगे, लेकिन वो क्या ग्रॉस, आज स्कूल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो स्कूल एजुकेशन के लिए आरटीई एक्ट लेकर आया गया था आज से 10 साल पहले, और आरटीई एक्ट में एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनाया गया था, और उसमें 10 पॉइंट्स थे जिसमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें बहुत सारी चीजें
उसमें इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी, एक कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की गई थी कि जहां पे सारे लोग, हर क्लास के लोग, हर जाति के लोग एक जगह में एक यूनिवर्सल तरीके का एक एजुकेशन उनको मिले, एक क्वालिटी एजुकेशन मिला। क्या वो हुआ? और क्या एनईटी के आने से ये चीज सुधरती है? बल्कि जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। क्योंकि आप अगर सरकारी आंकड़े ये कह रहे हैं कि नेशनल जो आरटीई एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है, जहां पे एजुकेशन, उसमें आरटीई एक्ट में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उसमें भी एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ झुकाव था, लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो कि भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। अगर हम स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन के को ध्यान में रखकर देखें, उसके लिए जो 10 पॉइंटर्स है, 12.6% की आरटीई एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है आज तक। आरटीई मतलब सरकारी आंकड़े ही ये कह रहे हैं। कई सारे स्कूलों में जहां पे आरटीई एक्ट में बात की गई थी कि हर स्कूल में टॉयलेट होना चाहिए, तो कई आधे से ज्यादा स्कूलों में अभी तक टॉयलेट नहीं है। जहां कहीं है टॉयलेट बहुत ही खराब हालत में है, या फिर मेल बच्चों जो लड़कों के लिए है जहां लड़कियों के लिए नहीं है। 11 लाख से ज्यादा टीचर्स जो है स्कूल में वैकेंसी है जो कि आज तक नहीं भरी गई है, और मेरे हिसाब से इसी तरीके की वैकेंसी हायर एजुकेशन में भी है। और पूरी तरीके से जो लास्ट 10 सालों में टीचर्स, इसमें एनईटी में बात की गई कि ट्रेन टीचर्स लेकर आएंगे, बीएड, तो क्या सरकार ने बीएड के कॉलेजेस खोले? बल्कि पिछले 4 सालों में एनईटी के आने के बाद से भी जो सरकारी डिपेंडेंस ऑन पैरा टीचर्स है, जो शिक्षा कर्मी कहीं कहते हैं और जो ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट कहती है, उसमें ज्यादा डिपेंडेंस हो गई है। और एजुकेशन बजट भी अगर देखा जाए, जो आज से 2014 से पहले 4.8% था, 8% ऑफ द जीडीपी था, आज वो कम होकर 2.8% के लगभग है। तो आप देखिए कि जहां पे जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स ला रहे हैं एनईटी में, जहां पे ग्रैंड विजन दिया जा रहा है, अगर हम उसके सारे क्रिटिसिज्म हटा भी ले, तो भी क्या सरकार का रवैया देखिए, क्या वो ऑनेस्ट है इसी को इम्प्लीमेंट करने में भी? इसीलिए मेरे हिसाब से ये एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटीज है। और दूसरी और मुझे ये लगता है कि जो आरटीई एक्ट में जो कुछ चीजें जो गारंटीज थी, उसको एनईटी एक तरीके से और डाइल्यूट कर ले जाएगी, और एक तरीके से एनईटी एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाएगा स्कूल एजुकेशन के लिए जहां पर सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के उस आरटीई एक्ट को डाइल्यूट करने के लिए वो ये डॉक्यूमेंट का हवाला देगी कि आरटीई एक्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से एनईटी में एक बहुत ही बड़ा एक छोटे से कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो फंड्स हैं उसमें वो यूज करेंगे। तो आप ये जो पूरा जो ट्रस्ट है बीजेपी गवर्नमेंट का, और उससे पहले कुछ हद तक कांग्रेस गवर्नमेंट का भी, कि ये जो सरकारी स्कूलों को खत्म करके एक लो कॉस्ट एजुकेशन मॉडल लेकर आए स्कूल के लेवल पर, तो आप वो 5+3+3+4 चाहे जो भी उसको नाम दे दीजिए, लेकिन सरकार अपनी तरफ से टीचर्स ट्रेन नहीं करेगी, अपनी तरफ से एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाएगी। उसके रिप्लेसमेंट में वो लोग इस तरीके से कॉर्पोरेट या छोटे छोटे जो बिजनेसमैन, हर जगह में आप कहीं पे भी भारत में जाइए, छोटी छोटी जगहों में बहुत ही प्राइवेट स्कूल्स खुले हुए हैं जो कि लो कॉस्ट है, 400-500 रुपए पर मंथ उनकी फीस होती है, जो भी अनअफोर्डेबल है बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन वहां की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पूरी तरीके से खराब है। जहां वहां पे ट्रेन, वहां पे कंप्लीटली अनरेगुलेटेड एक उन लोगों ने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जहां पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, कोई भी रेगुलेशन नहीं रहेगा कि वो उस लो कॉस्ट प्राइवेट एजुकेशन जो स्कूलिंग जो हर जगह में छा जाएगी आने वाले 10 सालों में। और जो सरकार के जो स्कूलों को हम देख सकते हैं कि आपने ये ठीक पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, कम से कम सरकार चाहे जितनी भी भ्रष्ट हो, उनका एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जब वो टीचर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन देखकर कर रहे हैं। मगर यहाँ पर ये जो लो कॉस्ट, ये कंप्लीटली अनरेगुलेटेड है और उसमें किस तरीके से ये हो, हाँ, तो वो चीज हमें देखना होगा। और दूसरा पक्ष जो मैं ये रखना चाहता हूं कि एनईटी जो भारत की सरकार का अभी जो पूरी तरीके से जो सेंट्रलाइजेशन की जो टेंडेंसीज है उसमें परफेक्टली ये फिट हो रही है। इसीलिए क्योंकि आप पहले एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आती है और कई सारे स्टेट्स ने ये लास्ट 70 सालों में दिखा दिया है कि स्टेट का जो एजुकेशन है वो स्पॉन्सर्ड है, केरला हो चाहे
ये बंगाल हो चाहे तमिलनाडु हो और आज दिल्ली भी एक हद तक कि किस तरीके से अगर सरकार चाहे तो अच्छा कर सकती है, उसको वो हटाकर हर लेवल पे सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो कि प्रधानमंत्री खुद हेड करेंगे, यूजीसी वगैरह हेड करके HECI ले आए हैं वो लोग, जिससे हम लोन उनसे लेना पड़ेगा वो पूरी तरीके से। तो ये सारा जो एक सेंट्रलाइजेशन का टेंडेंसी है वो पूरी तरीके से कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अगर कोई प्रोग्रेसिव चेंज करने की कुछ मनोकामना हो, उसको भी खत्म करके पूरी तरीके से सेंटर के अधीन हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट तो आने वाले दिनों में। तो एक तरीके से जो लो कॉस्ट प्राइवेट एजुकेशन, आज हमारे पास प्राइवेट एजुकेशन के नाम पे अशोका यूनिवर्सिटी जो कि अच्छा एक करियर, आने वाले दिनों में ऐसे छोटे छोटे यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा खुल जाएंगे। NEP का जो पूरा थ्रस्ट ही है वोकेशनल ट्रेनिंग का है, क्वालिटी एजुकेशन का नहीं है। मल्टीपल एग्जिट तो पूरी तरीके से इस तरीके से ये जो आने वाले दिनों में जो लो कॉस्ट उसमें क्वालिटी और खराब होगी मेरे हिसाब से, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और ये सारे जो दिक्कतें हैं इसको ध्यान में रखकर हमें NEP का अध्ययन करना होगा और फिर उसके बाद सवाल पूछना होगा। सवाल ये नहीं है कि आज क्या सरकार है और कल क्या सरकार है, ये जो पैटर्न है और वो NEP उसका जीता जागता एक तरीके से सबूत है मेरे हिसाब से। ये है NEP अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये दिखेगा। थैंक यू अजय। मुझे लगता है इतना आपने बोला तो एक ट्रेडिशन के कॉमरेड बैठे हुए हैं जिन्होंने स्कूल शिक्षा को लेकर सड़क पे सैकड़ों आंदोलन लड़ा और उस आंदोलन के नाम ही ये था कि सड़क पे स्कूल। मुझे लग रहा है अब सड़क पे ही स्कूल और कॉलेज चलाना पड़ेगा NEP के खिलाफ जिस तरीके के आंदोलन, और उस आंदोलन से हम कैसे प्रेरणा ले। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में मुझे FIR का संख्या भी याद नहीं है कितना उस पर लग चुका है। अज्ञाओं के MLA RYA के नेशनल प्रेसिडेंट मनोज मंजिल हमारे बीच में है, वो अपने सड़क के स्कूल के आंदोलन के बारे में और NEP में कैसे हम लोग इस शिक्षा को बेचने के परंपरा इसके खिलाफ आंदोलन कैसे खड़े करें वो अपनी साझा करें। ठीक है, ओके। सभी आंदोलनकारी साथियों का इंकलाबी इस्तकबाल। तो बालाजी मुझसे बोल रहे थे कि अब समझ में आ गया तो अब क्या बोलना है, ठीक है। तो एक बात तो साफ है, ये नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है ये संविधान के खिलाफ है और मनुस्मृति के अनुसार इस देश में शिक्षा व्यवस्था हो वो इसका लक्ष्य है। लोकतंत्र के खिलाफ है और मनुवाद ब्राह्मणवाद के अनुसार यह देश और यह समाज चले, ये इसका लक्ष्य है। ये बात साफ हो गई कि ये रोजगार के खिलाफ है, ये एंटी एम्प्लॉयमेंट, एंटी रिजर्वेशन, एंटी सोशल जस्टिस और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन और एंटी नेशनल ये नेट है। ये बात साफ हो गई कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति रोहित वेमुला के हत्यारी है, पायल कंदरी के हत्यारी है, फातिमा लतीफ की हत्यारी है और मुल्क के प्रतिभाओं की हत्यारी है। आप सब जानते हैं कि एक जमाना था कि इस देश में, इस मुल्क में एक खास, एक पार्टिकुलर कास्ट के लोग शिक्षा लेते थे, ज्ञान हासिल करते थे, उन्हीं का इजारेदारी कायम था शिक्षा पर, ज्ञान पर। उसको लेकर के बड़े बड़े आंदोलन हुए। सावित्रीबाई फुले भी, फातिमा शेख हुए और कई शख्सियतें सामने आई। संविधान लिखी गई और संविधान ने यह अधिकार दिया सबको पढ़ने का अधिकार।
तो आप सोच सकते हैं कि अभी जो रिपोर्टें आ रही हैं कि सिर्फ 10% लोगों की जो आमदनी है 1858 और 1947 के बीच का भी आप देखेंगे तो उस समय भी एक रिपोर्ट थी कि सिर्फ जो 10% लोग हैं उनका आमदनी देश के 50% जो आय है, जो संपत्ति है, उसके बराबर है। बीच में कुछ कम, इसमें कुछ बदलाव आया था और नई उदारीकरण की नीति आई तो फिर से ज्यादा बढ़ गया। 10% जो शीर्ष के लोग हैं उनके पास 57% के बराबर आ गया और 1% जो लोग हैं उनके पास 33% के बराबर आ गया। तो ऐसी हालत में जैसे बिहार जैसे प्रदेश में देखेंगे, हम लोग बिहार से आते हैं कि आज भी वहां 27% बच्चे स्कूली एजुकेशन में ही वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। आज भी वहां आधा बिहार कुपोषण के चपेट में है। एक मां इतनी कमजोर, इतनी कुपोषित हो जाती है वो गर्भवती महिला जो अपने बच्चों को 8 माह 9 माह पाल नहीं सकती कोख में, तो 6 माह 7 माह में जन्म हो जाता और जन्म के बाद भी तो मां अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती, उनकी छातियां सूख जाती। और ऐसी हालत में जहां आज भी उस बिहार में आप सीमांचल अररिया और किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और पूरे उत्तरी बिहार के इलाके में 65% गरीबी में लोगों की जिंदगी गुजरती है। पूरा बिहार में 6.5 करोड़ लोग गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं। वैसे बिहार में और ऐसे देश में जहां रोटी और दूध के बिना लोग मारे जाते, ऐसे देश में अब शिक्षा का बाजारीकरण और शिक्षा के व्यवसायीकरण के दिशा में आप ये नई शिक्षा नीति लाए हैं। जिनके पास रोटी नहीं, आप हमसे उम्मीद करते हैं कि उनके पास एक स्मार्टफोन हो, तो आप निश्चित तौर पे हमने जो 75 सालों में जो हासिल किया, या मुल्क जो हासिल किया, आप फिर से इन तमाम चीजों को जिस तरीके से आपने बर्बाद कर दिया, दोष दिया, इस मुल्क के कल कारखानों को, इस मुल्क के खान खदानों को, इस मुल्क के तमाम स्कूल और विश्वविद्यालयों को जिस तरीके से आप बर्बाद कर रहे हैं, खेत खलिहानों पर भी आपने हमला किया था। और उसी तरीके से आप पूरे शिक्षण संस्थानों को ज्ञान का उत्पादन नहीं हो, प्रतिभाएं मारी जाए और एक फिर से लोगों की गुलाम मानसिकता बना दी जाए। अरे आप देखेंगे थोड़ा ठीक से, तो 1947 के बाद 1980 तक ये दलित, ये माइनॉरिटी, ये ओबीसी समाज के लोग, ये तमाम जो आदिवासी लोग हैं, ये कहां पढ़ते थे? पेट के बारे में किसी तरह से सोच पाते थे, जीने के बारे में केवल पेट, कोई मान सम्मान नहीं, कोई मानवाधिकार नहीं, कोई संवैधानिक, कोई मौलिक अधिकार, कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं। 1980-90 से गरीबों की आंखों में अपने बेटा बेटी को पढ़ाने की सपना पलने लगी, वही सपना देखने लगे। और जब गरीबों के, हिंदुस्तान के, इस मुल्क के व्यापक आवाम के आंखों में जब ये तालीम की ख्वाब, शिक्षा की सपने पलने लगी, तो आप उस सपना को मारना चाहते हैं, आप उन ख्वाबों की हत्या करना चाहते हैं, और उसके लिए ये NEP 2020 लाए। और इसलिए एक क्रांतिकारी सच्चाई साबित हुआ। ये सोचते थे चलो कोई बोल रहा है राजद्रोह का मुकदमा लाद दो,
ईओपीए लाल दो, जेल में डाल दो रोहित मुल्लक, जेल में डाल दो ये उमर खलीद से लेकर के तमाम तरह के जो भी लोकतांत्रिक आवाजें हैं वो जेल में डाल दो, खामोश हो जाएंगी। उसी तरीके से सोचते थे किसान आंदोलन को भी इनको भरोसा था कि नफरत की राजनीति में हम ताकत है, दमन में और सत्ता की बंदूक में ताकत है कि किसान आंदोलन को दबा देंगे। लेकिन ये सच्चाई साबित हुई कि जन आंदोलनों के संजवाटों और ताप को खामोश कर देने की ताकत हुकूमतों के दमन और बंदूक में नहीं होती। उसी तरीके से ये नेर के खिलाफ भी एक जन आंदोलन, एक शिक्षा आंदोलन, जिस तरीके से हम लोगों ने भोजपुर में आपने बहुत सारी सड़क पे आंदोलन देखा होगा, आप लोग नेतृत्व किए होंगे, जीते होंगे। अभी किसानों का आंदोलन भी आप लोग ने देखा। हमने देखा भोजपुर में, बिहार में स्कूलों में उसका लैंड नहीं, उसकी बिल्डिंग नहीं, टीचर नहीं, टॉयलेट नहीं, कोई फैन नहीं, और स्कूल चल रहा है। गरीबों के बच्चे हैं, बड़े अमीर बाप के बेटे तो जिस तरीके से वहां से नीतीश जी आते हैं यहाँ आंख का ऑपरेशन कराने, और यहाँ के बड़े शासक चले जाते हैं विदेशों में इलाज कराने के लिए, तो जानते ही हैं कि गरीबों के बच्चे भी सरकारी विद्यालय में हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर गरीबों की बच्चों की पढ़ाई नहीं चलेगी और स्कूल नहीं चलेगा तो शासन भी नहीं चलने देंगे, सरकार भी नहीं चलने देंगे। और सरकार और शासन का जो प्रतीक होता है, मानो सड़कें चल रही हो तो समझिए सरकार चल रही है। और किसानों ने इसलिए सड़क पर आया कि सरकार को चलने नहीं देंगे, तो हम लोगों ने सड़क पर भी यही 1 सितंबर को बिहार में हम लोगों ने सड़क पर स्कूल चलाया। एक चर्चित प्रतिष्ठित स्कूल जिसमें 1600 बच्चे पढ़ते थे, उसको ये तोड़ करके सड़क बना दी। क्या ये विकास का मॉडल है भाई? शहरों में गरीबों की बस्तियां बसी रहेंगी, झोपड़ी रहेंगी, बुलडोजर चला दोगे। गरीब सड़क के किनारे रहेंगे, बोलोगे सड़कों का चौड़ीकरण करना है, 6 लेन 8 लेन रोड बनाना है, उनको मशीन चला देंगे और गरीबों के पढ़ने का जो बच्चों का स्कूल है उसको तोड़ करके सड़क बना देंगे। ये कौन सा विकास का मॉडल है? ये कौन सा विकास है? ये कैसा विकास है? और इसलिए हम लोगों ने कहा ये जो स्कूल आपने तोड़ करके सड़क बना दिया, उस सड़क पर ही वो स्कूल चला 11 घंटा नेशनल हाईवे पे, वो सुबह 11 बजे से लेकर के रात तकरीबन 9:30 बजे तक। और आंदोलन का जीत हुआ। उनको 1 करोड़ रुपया देना पड़ा स्कूल बनाने के लिए, उनको 1.5 एकड़ जमीन देना पड़ा, उनको जब तक स्कूल का बिल्डिंग नहीं बनता तब तक टेम्पोररी क्लासरूम बनाने में काम लगाना पड़ा। और क्या किए, जब आंदोलन खत्म हुआ तो 9:30 बजे आंदोलन खत्म हुआ था रात में, 9:35 में 5 मिनट बाद क्या किए, टेंट वाला मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार कर दिया। टेंट क्यों लगाया था? अरे भाई हम लोगों ने कहा कि पकड़ना है तो हमें पकड़ो ना। टेंट वाला छांव दिया है बच्चों को, सड़क पर स्कूल चल रहा था, डीएसपी आ गए। हमने कहा कहां गए यार? और स्कूल टीचर करने आगे कॉपी और किताब लेकर के बच्चे सड़क पर हैं, आप ये राइफल लेकर गया दोबारा स्कूल में, तो ये बाहर जाइए, क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए। और ये लोग करते हैं। तो वहां के इतिहास में पहली बार आपने सुना होगा कि थाना घेरा किसानों ने, थाना घेरा नौजवानों ने, कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्रों ने, लेकिन वहां पे उस मुकदमे के खिलाफ में, उस टेंट वालों की गिरफ्तारी के खिलाफ में 1000 स्कूली लड़के और लड़कियां स्टूडेंट्स थाना को घेर लिए, तब तक घेरे रखे जब तक मोहम्मद फिरोज को रिलीज नहीं करना पड़ा। तो इसलिए ये सड़क पे किसान आंदोलन, सड़क पे स्कूल आंदोलन, सड़क पे नेर के खिलाफ जन आंदोलन, तो ये जन आंदोलन की ताप की गर्मी ये थोड़ा मोदी जी को हम लोगों को महसूस कराना है इस ठंड के मौसम में। और निश्चित रूप से मोदी जी आपको ये तमाम तरह की जरूरत नहीं पड़ेगी सुविधाएं, निश्चित रूप से ये सड़क पे शिक्षा आंदोलन की गर्मी की ताप आपको महसूस होने वाली है और नए साल में आपको और बेहतर ढंग से महसूस हो। और इसलिए ये जो ये राउंड बाइक नेट 2020 जो है ये निश्चित तौर से जन आंदोलन का रूप लेगा। इनकलाब जिंदाबाद, नेट के खिलाफ आंदोलन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए
टीचर्स के, स्टूडेंट के और जन आंदोलन में तमाम जगहों पे साथ दिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोफेसर मनोज झा को अपनी बात रखने के लिए बोलूंगा। पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने कृषि कानून वाला देखा और पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट को खत्म होते हुए वो देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि थोड़ा विस्तार में इस चीज को लेकर रखें। विस्तार 7 मिनट का ही होगा। शुक्रिया साथियों। मेरे साथ एक बहुत ही बढ़िया ऊर्जावान पैनल है। सबको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। सामने मीडिया के साथी हैं और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं। So I salute you all on a winter session is over, but the cold wave is there, and yet you are here in very good number. देखिए, इसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड वी शुड गिव सम क्रेडिट टू मोदी जी। आखिर कई वर्षों बाद राष्ट्र और व्यक्ति एकाकार होता है, कोई फर्क नहीं। राष्ट्र मतलब मोदी जी, मोदी जी मतलब राष्ट्र। मैं ये क्यों कह रहा हूं? अभी 2 दिन पहले खगड़िया में जिला शिक्षा परियोजना की तरफ से एक चिट्ठी गई कि 21 तारीख को निबंध लेखन करना है। निबंध का टॉपिक सुनिए, स्टूडेंट डेवलपमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी तक हम लोगों ने सुना था कि मृत महापुरुषों पर अब इनको भरोसा नहीं है कि जाने के बाद कोई लिखवाएगा कि नहीं लिखवाएगा, तो जीते ही लिखवाएगा। Anyway, I just flagged, most of my colleagues have spoken about couple of things. जैसे नमिता जी ने भी कहा, if you carefully listen to the ad of mutual fund, तो जब आपको बेनिफिट्स बताए जाते हैं तो रुक रुक के बताया जाता है और अचानक से बहुत तेज आवाज हो जाती है जब आप सुन नहीं सकते, जिसमें रिस्क की बात होती है। ये जो 65 पेज का डॉक्यूमेंट है ना, ये म्यूचुअल फंड का डिस्क्लेमर वाला डॉक्यूमेंट है, वो रिस्क ज्यादा है। अब मेरे कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई जो इसमें कहते हैं, और अक्सर वो टर्म्स एंड कंडीशंस कंज्यूमर के खिलाफ ही होता है। मेरे मित्र रतन ने मुझसे कहा कि संसद में, तो मैं मुगालते दूर कर दूं। संसद एक ऐसी चीज है जो महज इमारत, और पुरानी वाले में चूंकि आत्मा भटक रही है पुराने लोगों की, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भटकती आत्माओं के बीच नहीं रहना, नई इमारत बना रहे हैं संसद की। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि संसद पे भरोसा मत कीजिए। किसानों ने संसद पे भरोसा नहीं किया। मैं संसद में उस दिन था और मैंने कहा था ऑन रिकॉर्ड कि सभी दलों को चाहिए कि व्हिप, दलीय व्हिप कुछ, किसानों ने व्हिप जारी किया, नहीं सुनी। मैंने इतना, मुझे भी भरोसा नहीं था, लेकिन मैंने कहा था एक दिन आपको ये वापस लेना होगा। मैंने सोचा था कि हम लोग होंगे ना होंगे तब वापस होगा, होते ही हो गया वापस, रहते ही। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मेरा 3 अनुभव है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रॉसिटीज एक्ट में इन्होंने टेम्परिंग की, आप सड़कों पे उतरे, इन्होंने वापस किया। रोस्टर में इन्होंने टेम्परिंग की, मुझे मंत्री ने, सदन के अंदर मंत्री महोदय ने कहा कि इसमें गलती क्या है बताओ। मैंने कहा सर गलतियां तो मैं बहुत बताऊंगा, आप मुझको एक अच्छी चीज बता दो। इसमें एक अच्छी चीज रोस्टर सिस्टम में क्या, वो वापस हुआ। संसद की वजह से वापस नहीं हुआ, संसद एक पूरक भूमिका में रही होगी। वो वापस इसलिए हुआ कि सड़क की ताकत है। मैं मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को बहुत करीब से जानता हूं। संसद से वो नहीं डरते, सड़क से कभी कभी डर जाते हैं। आपको वो डर, वो खौफ सड़क पे पैदा करना होगा और उनको भी एडुकेट करना होगा। मैं मोदी जी के मतलब प्रतिस्पर्धी, उनके विरोध में हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो बेहतर इंसान हो, बेहतर प्रधानमंत्री बने। और चूंकि बेहतर प्रधानमंत्री बने तो इस तरह के लो हैंगिंग फ्रूट्स को पकड़ना छोड़ दें, क्योंकि अगर हिंदुस्तान की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बननी है ना, इट हैज टू हैव अ नेशनल कैरेक्टर। आपकी पूरी की पूरी समझ गांव बेल्ट के प्रबुद्ध लोगों तक अगर है तो आपका ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो कतई नहीं है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो सकता है आपके न्यू इंडिया का, जहां आपने ये तय कर लिया है
कि शिक्षा को बाजार के समक्ष साष्टांग करवा दे। और मैं ये देख सकता हूं, टेलीकॉम में हमने ये देखा, हम सब याद करें टेलीकॉम में क्या हुआ, आपको उसी तरह की व्यवस्था, अभी आपका 12th का एग्जाम हुआ नहीं तो जैसे जियो का कॉल आता था आपके लिए 4 GB फ्री में मिलेगा, आपको इसी तरह के कॉल आएंगे कि साहब ऐसा है ना कि हॉस्टल में एक पर्दा एक लगा के देंगे आपको अलग से, उसका आपको जानकारी देना पड़ेगा। एजुकेशन हैड एन इमेंसिपेटरी रोल। आप बाबा साहब को पढ़ो, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट देखी, क्या नजरिया, एजुकेशन was perceived to be an instrument of emancipation। आप क्या कर रहे हैं आज इतने वर्षों बाद? और मैं एक बात और कहूं, मेरे पंकज जी ने भी कहा था कि जब आज हम क्रिटिक कर रहे हैं तो मैं ये कतई नहीं मानता कि इससे पहले कि दुनिया सुनहरी थी या स्वर्ग था, नारकीय परिस्थितियां तब भी थी, लेकिन हया की एक चादर हुआ करती थी। इस दौर ने उस चादर को भी हटा के रख दिया, बेशर्मी से सारी चीजें हो रही हैं। और ये मैं समझता हूं पूरे पैनल में जितने हम लोग बैठे हैं, हमको 2 मिनट पहले बता दीजिए, 2 मिनट पहले, हम सब पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम से आए। मैं कल्पना नहीं, मैं जिला स्कूल से ऐसा सकता, मैं समझता हूं कि आप में से भी कई लोग उसी तरह के विद्यालयों से आएंगे। वो ढांचा खत्म हो रहा है, हायर एजुकेशन में वो ढांचा खत्म हो रहा है। आपके सामने विकल्प के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी भी नहीं, क्योंकि देखिए जैसा कहा ना रतन ने कि खत्म करने के बहुत तरीके हैं, स्लो पॉइजन सबसे बढ़िया तरीका है। आप किसी को कहते हैं ना, गिव अ बैड नेम टू अ डॉग एंड देन किल हिम। जेएनयू के साथ क्या किया, आप नंबर 1 आ रही हैं, बहुत मुबारक, लेकिन आप बिहार उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाके में जाइए, मुझे कई दफा लोग कहते हैं सर बाकी सब तो ठीक है लेकिन जेएनयू के पक्ष में काहे खड़े हो जाते हैं। डेमोनाइजेशन बहुत तरीका है, डेमोनाइज करो, डिनाइग्रेट करो, ये इन तरीकों के माध्यम से इसको विकल्प के रूप में ही खत्म कर दो। अब एक दो छोटी चीजें कहा करके, मेरे कई साथियों ने कहा इक्वालिटी, फ्रीडम, मेरा मानना है कि कोठारी कमीशन जब आया, हालांकि उस पर भी हमने कोई काम नहीं किया, इसलिए मैं कहता हूं कि अतीत में सारी चीजें अच्छी हो रही थी, ये भी नहीं, लेकिन हाँ एक क्रिटिकल नजरिए के लिए स्पेस था और उस स्पेस को देशद्रोह की संज्ञा नहीं दी जाती थी। आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल टू ऑल द प्राइम मिनिस्टर हु एक्चुअली हैपन टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिफोर नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो एक चीज मैं समझता हूं कि अब देखिए इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, अभी हाल का एक वाकया बताता हूं। आप लोग कहते हैं ना संसद अद्भुत चीज है, संसद यहां चुपके से, और मोदी जी की पार्टी ये वाटर टेस्टिंग का काम करती है। एक फ्राइडे को हम बैठे हुए थे, तकरीबन 25-30 लोग ही होंगे, एक बिल अचानक से इंट्रोड्यूस होता है प्रियम्बल में अमेंडमेंट का। तो मेरे कान खड़े हुए, बचपन से तो प्रियम्बल हम लोगों के लिए गीता बाइबल कुरान है, हालांकि मैंने उन तीनों किताबों से कोई बहुत वास्ता नहीं है, फिर भी कहने को गीता बाइबल कुरान है। मुझे लगा प्रियम्बल, तो वो साहब जो बोल रहे थे, मैंने कान में वो लगाया जिसमें बढ़िया ट्रांसलेशन होता है, मैंने कान में लगाया, देखा कि तो इक्वालिटी भी हटा रहे हैं, फ्रेटर्निटी भी हटा रहे हैं, और सोशलिज्म से तो खैर दुश्मनी ही है। फिर मैंने ऑब्जेक्शन लिया, काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुए, फाइनली इट हैज बीन रिजॉल्व्ड। बट माय वरी इज these are the moments when the regime tests it. It's a test document for us. ये डॉक्यूमेंट आपके बीच में डाल करके, ये आपका फार्म बिल है, अगर आप और हम किसानों की तरह इकट्ठा नहीं हुए, तो जैसे किसान अपने खेत के लिए परेशान थे, हमारी खेत क्या है, नॉलेज, नॉलेज डिसेमिनेशन, नॉलेज प्रोडक्शन, और ये गिव एंड टेक है। मैं अपने स्टूडेंट से, अगर आज मैंने जितना मैंने अपने पॉलिटिकल पार्टी में नहीं सीखा होगा, पॉलिटिकल कॉमरेड से नहीं सीखा होगा, उतना मैंने अपने स्टूडेंट से सीखा, क्योंकि दे चैलेंज्ड मी ऑन वेरी मेनी थिंग्स। और आज क्या है, मैं सामने सामने जो जैसा बता रही थी मौसमी जी, छोटा छोटा दिखता है, कोई सब बंद करके ही बैठे रहते हैं। और यहाँ शिक्षा तो आईबॉल टू आईबॉल का काम है।
मुझे आंख से पता चलता था कि उसे पसंद नहीं आ रहा है या पसंद आ रहा है। मुझे आंख से लगता था कि इसके जहन में कोई सवाल है, ये पूछना नहीं चाहता है, ये पूछना नहीं चाहती। You have taken away all that, and I don't think Corona alone is responsible, because everything else is running so well, but you are not reopening colleges, universities. You know why? अगर आज कॉलेज खुला होता तो ये मीटिंग हो सकता है आज फैकल्टी में हो रही होती, ये मीटिंग हो सकता है जेएनयू में हो रही होती, प्लेकार्ड भी होते, सिर्फ ऐसा के नहीं और भी प्लेकार्ड होते। ये असल में डरपोक लोग हैं, इनके डर का फायदा उठाइए। असल में हम क्या हो जाता है, इनसे डर जाते हैं। एक सेडिशन का केस, 2 सेडिशन का केस, अरे यहाँ तो बिना चुटकुला सुनाए सेडिशन का केस हो रहा है, तो कम से कम चुटकुला सुनाइए इनको, तब जाकर के कुछ निकलेगा। एक चीज और जो मुझे बहुत खटकी, क्योंकि इससे जो पहले के मंत्री थे, 1 मिनट लूंगा, सॉरी हालांकि 1 मिनट बस, इससे पहले के जो मंत्री थे निशंक साहब, उन्होंने मुझसे एक दिन कहा था, तो और रिकॉर्ड ही बोल रहा हूं, सब रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया दस्तावेज लेके आ रहे हैं, भारत राष्ट्र की जो गरिमा थी वो वापस लौटे। और ये 1 to 1 मेरी बात कर रही थी। मैंने कहा सर ये गुम कब हो गई, ये जो गरिमा है ये गुम कब हो गई, और जो गुम चीजें हुई हैं वो तो वापस आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके कुछ अंश हैं कि उत्तराखंड में मिड डे मील बनाने के बाद बच्चे हट जाते हैं वहां से। और मुझे अक्सर याद आता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्कूल में 8वीं कक्षा में अपना, उनको शिक्षक ने कहा, मैथ्स में बहुत तेज थे, उन्होंने कहा बोर्ड पे इसको हल करो, वो बोर्ड की ओर बढ़े, सारे जो अपर कास्ट के बच्चे थे बोर्ड के पास गए, क्योंकि बोर्ड के पीछे उनका टिफिन था, लगा कि भीम यहां खड़ा होगा सारा खाना पोल्यूट हो जाएगा। वही व्यवस्था है आज भी। तो उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए इसमें प्रावधान नहीं है। एक मिथकीय अतीत का गौरव गान है, और मिथकीय अतीत के गौरव गान से कोई देश महान नहीं बनता। वैसे ही बड़ी मंदिर, चौड़ी मस्जिद, विशाल गुरुद्वारे से भी कोई देश महान नहीं बनता। देश महान तब होता है जब आप नेशनल डिस्कोर्स की इज्जत करते हैं, आप अलाउ करते हैं रीजनिंग को, आपने अनरीजन को रीजन के ऊपर बिठा दिया, और ये पूरा दस्तावेज रीजन की कैजुअलिटी का दस्तावेज है। इससे ज्यादा एक कन्वेंशन रख लेना बालाजी, बहुत सारी चीजें हैं। जिंदाबाद साथियों, जिंदाबाद। इसके बाद मैं प्रोफेसर जितेंद्र मीना को अपनी बात रखने के लिए बोलूंगा। डीयू के प्रोफेसर है और तमाम एडॉक के खिलाफ अब्जॉर्प्शन के लिए और बाकी सारे जो स्टूडेंट के आंदोलन पब्लिक फंडेड एजुकेशन को लेके है वो आगे रहे। जितेंद्र भाई बहुत बहुत शुक्रिया बालाजी। आप तमाम साथियों का इस्तकबाल है। एनईपी पर बात शुरू करने से पहले दरअसल 2 मामले हैं जिन पर आज मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो हमारा अभी एग्जिस्टिंग जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है उसमें क्या सब चल रहा है। आज का एक केस है, राजस्थान से एक न्यूज आई कि दक्षिणी राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, वहां पर कल पूरे दिन लगभग 150 से 200 आदिवासी लड़कियों ने अपने पूरे स्कूल को जो है ताला बंद करके बैठ गए। पूरे दिन भर वो अपने कर्मचारियों को अंदर लॉक किए और बाहर बैठे रहे। रात भर वो चला मामला, किसी तरीके से एसडीएम ने आकर के मामले की समझाइश की और उन बच्चियों को वापस भेजा। उन बच्चियों की मांग क्या थी? ये वो इलाका है जहां आदिवासियों की जनसंख्या पूरे उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखें तो 70% से ज्यादा है। उस इलाके की मैं बात कर रहा हूं। मांग बहुत छोटी सी थी कि भाई जो एडमिशन हो रहा है उसका जो ऑनलाइन पोर्टल है, उस ऑनलाइन पोर्टल को खोल दिया जाए ताकि जिन बच्चों की मेरिट के तहत एडमिशन हो रहे हैं वो अपना जो डिटेल है वो फुलफिल कर सके। पिछले वो पोर्टल 27 नवंबर से बंद है और आज 24 तारीख हो चुका है। लगभग
27 से 28 दिन का वक्त गुजर गया और वो लड़कियां अपने एडमिशन के लिए लड़ रही हैं। ये सिचुएशन हमारे देश में है जब कहा जा रहा है कि एनईपी के माध्यम से आपको ऑनलाइन एजुकेशन दी जाए। अब आप दूसरा एक वाक्य देखिए, कल एक और वीडियो आया था मध्य प्रदेश से, जहां आदिवासी लड़की का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने कहा कि कलेक्टर साहब आप हमारी शिकायत सुन लीजिए, हमारी मांग सुन लीजिए, अगर नहीं कुछ कर सकते हैं तो हमें ही कलेक्टर बना दीजिए, हम ही सबकी मांगें पूरी कर देंगे। उस लड़की की मांग क्या थी? उस लड़की की मांग यह थी कि जो हॉस्टल में रहने वाली जो लड़कियां हैं उनको कुछ मिनिमम स्कॉलरशिप मिलती है 1000 रुपए के आसपास, कुछ मंथली स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप मिल जाए और जो बच्चियां अपने गांव से कॉलेज तक आ रही है, स्कूल तक आती हैं, जो बस का किराया है वो बस का किराया माफ कर दिया जाए। इतनी सी मांग थी उन बच्चियों की और उसी बात को लेकर के उन्होंने जो कलेक्टर था उसका घेराव किया था, लेकिन वहां हमने देखा कि पूरे दिन प्रोटेस्ट के बाद भी कलेक्टर साहब हाजिर नहीं हुए। उन बच्चियों को मायूस लौटना पड़ा। कहा जा रहा है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन देंगे, हम सबको बेहतर एजुकेशन देंगे, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, इंक्लूसिव पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है ये इंक्लूसिव कतई नहीं, ये एक्सक्लूसिव है। ये किस तरीके से इन जो मार्जिनलाइज्ड तबके के जो लोग हैं उनको बाहर किया जा सकता है, उसका पूरा का पूरा ये दस्तावेज है। आप समझिए कि उन इलाकों की, क्योंकि मैं आदिवासी तबके से आता हूं तो मैं उन्हीं तबकों पर ज्यादा फोकस करना चाहूंगा। पिछले से पिछले साल राजस्थान सरकार ने 330 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया। कहा कि भाई इनके लिए हमारे पास फंड नहीं है, इनको हम फिर से अगेन जो है किसी पीपीपी मॉडल के थ्रू या कोई भामाशाह, राजस्थान में भामाशाह चलता है, तो किसी भामाशाह की मदद से हम फिर से शुरू करेंगे। और 2 साल से ज्यादा वक्त हो गया, आज तक वो स्कूल दोबारा नहीं खुले, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो कभी खुलने वाले भी नहीं है। यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि जो ऐसे संस्थान हैं जिनके लिए कोई फंडर नहीं होगा, कोई फंड नहीं देगा, उनको मर्जर, क्लोजर, टेक ओवर, ये तो इसी पॉलिसी का हिस्सा है। डॉक्यूमेंट कह रहा है कि भाई आप इस पॉलिसी के तहत इनकी जो संख्या है उसको आप लिमिट करिए, मर्जर कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं या उनका टेक ओवर कर सकते हैं। आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है। तो इस तरीके की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग हैं, खास करके आदिवासी तबके के जो लोग हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक होने जा रही है। आज की तारीख में जो सिचुएशन है इन आदिवासी इलाकों की देखेंगे तो पता चलेगा 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था और कहा था कि जिन आदिवासी कम्युनिटी के पास या इंडिविजुअल्स के पास अपनी जमीन का पट्टा नहीं है जिसमें वो रहते हैं, या जिस सामुदायिक जमीन पर वो खेती करते हैं या चरागाह की होंगी, उनको वो जमीनें खाली करनी होंगी। और जब वो डेटा निकल करके आया, तमाम राज्य सरकारों ने डेटा दिया, तो कहा गया कि 1.5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी ऐसे हैं जिनके पास फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो है जमीन पर पट्टे नहीं है। आप उन लोगों को कह रहे हैं जिनके पास आज की तारीख में अपना खुद का घर नहीं है, कब पुलिस आएगी, बुलडोजर चलाएगी और उनके लिए आप कह रहे हैं कि आप आइए, पैसा दीजिए और एजुकेशन लीजिए, आप पैसा दीजिए, ऑनलाइन डिवाइसेस खरीदिए, आप पैसा दीजिए और इंटरनेट खरीद करके पढ़िए। आप उनको ये बता रहे हैं। आप किसको झूठ बोल रहे हैं? आप चाहते ही नहीं है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर दरअसल जो नया मार्केट ओपन करने की कोशिश हो रही है, जो नया इन्वेस्टमेंट जो यहां पर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, वही है कि जिसके पास पैसा होगा आप जाएंगे और दुकान की तरह जो है डिग्री लेकर के आ जाएंगे। आप समझिए कि आज की तारीख में जो स्कूलों में जो बच्चे आ रहे हैं, आदिवासी तबके के जो बच्चे हैं, उनका क्या कितनी हिस्सेदारी है? कितने लोग हैं जो प्राइमरी एजुकेशन के बाद बाहर हो जा रहे हैं, स्कूल एजुकेशन में बाहर है। हायर एजुकेशन का रिप्रेजेंटेशन आपका 1% से कम है।
और कहा जा रहा है कि आप 4 साल ग्रेजुएशन करेंगे, FYUP के तहत आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। आप मुझे बताइए कि अरबिक में डिप्लोमा करने के बाद या हिस्ट्री में सर्टिफिकेट के बाद कौन सी नौकरी मिलने जा रही है, या पर्शियन में आपको डिप्लोमा के बाद कौन सी नौकरी मिलने जा रही है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो एजेंडा है, अगर मैं इसको दूसरे नजरिए से देखूं तो 38% आदिवासी आज भी ऐसे हैं जिनके पास कच्चे घर हैं। 16% से ज्यादा इस देश की आबादी ऐसी है जहां 0 से लेकर के 8 आवर्स के बीच में बिजली आती है लोगों के पास। आप उनको बता रहे हैं कि आप ऑनलाइन एजुकेशन लीजिए। 65% जो आपके मोबाइल या डिवाइसेस यूजर है वो मेल है, 35% यूजर्स फीमेल हैं। आप बताइए उन महिलाओं को कैसे समझाएंगे। घर में एक डिवाइस होगा। हमने केरला का वो केस देखा था जहां जिस बच्ची को डिवाइस नहीं मिला उसने सुसाइड किया था। उन बच्चियों का क्या होगा? अभी तक 44 लैंग्वेजेस में आपको एजुकेशन दी जाती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि मात्र आपको 14 लैंग्वेज में 14 भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। सोचिए उन छोटी छोटी भाषाओं को, छोटे छोटे दूर दराज के इलाकों में जहां उन भाषाओं के बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, उनको फोर्स किया जाएगा कि आप प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाइए और वहां इंग्लिश में जाकर के आप पढ़िए, पैसा दीजिए, पहले वो सब छोड़ करके आइए और पैसे के इंतजाम में लग जाइए। तो ये जो पूरा का पूरा एजेंडा है, ये एजेंडा एंटी एसटी एससी ओबीसी है। जो मार्जिनलाइज्ड तबका है, जो गरीब तबका है, उसके खिलाफ है और न्यू मार्केट ओपन करने की ये प्रोसेस जारी है। इसी एजुकेशन सेक्टर में कोई नया अडानी और कोई नया अंबानी खड़ा करने की कोशिश जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।